हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं कारमेन को एजुकेशन में। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं आज इकोनॉमिक्स के कुछ लेक्चर। ये लेक्चर पार्ट बाय पार्ट होंगे, पूरा कंप्लीट हम लोग कंप्लीट करेंगे, जानेंगे कि क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी में है और कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई, ये सब हम जानेंगे। और बजट भी देखेंगे, हम जीएसटी भी देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये लेक्चर बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी कि हिंदी इंग्लिश में कंटेंट एक साथ आपको मिलेगा। और जो भी आप लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उसमें अपने नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी को। तो इंडियन इकोनॉमी को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि अगर हम बात करें कि अर्थशास्त्र को हम कैसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आती है आपकी माइक्रो इकोनॉमी, एक आती है आपकी मैक्रो इकोनॉमी, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र। अब ये शब्द जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र से ही आपको पता लग जाएगा कि एक व्यापक यानी कि बड़े तौर पे है और एक सूक्ष्म में छोटे तौर पर है। लेकिन ये किस प्रकार से इसे डिवाइड किए गए वो देखना है हमको। अब हम पहले बात करें अगर हम कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। देखिए, सूक्ष्म मतलब है प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि इंडिविजुअल यूनिट से हम बात करते हैं। यानी कि जब इकोनॉमी एक इंडिविजुअल व्यक्ति से डिपेंड करती है, कन्वर्ट होती है, ठीक है, या फिर एक उस व्यक्ति से डील करती है, इंडिविजुअल यूनिट से डील करती है। अगर मान लो कि एक घर में 6 से 8 सदस्य हैं, 8 फैमिली मेम्बर हैं, अब आठों को ना लेकर के वो किसी एक पे डिपेंड होगी, ठीक है, या वो आपके फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, कोई भी एक हो सकता है, फिर सबके सब इंडिविजुअली खुद भी हो सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसी के अगेंस्ट में अगर हम देखें तो व्यापक अर्थशास्त्र क्या है। व्यापक अर्थशास्त्र डिपेंड करता है, डील करता है पूरे राष्ट्र से, यानी कि एक देश से। कोई भी देश हो सकता है। अगर हम इंडिया में तो हम इंडिया की बात करेंगे, भाई इंडिया ही होगा, और क्यों ना हो इंडिया, क्योंकि इंडिया में अच्छी खासी इकोनॉमी है। तो पूरे इंडिया को लेकर के बात करते हैं हम इसमें, ठीक है। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसमें बात की जाती है कि प्राइस इज द मेजर डिटर्मिनेंट, यानी कि कीमत इसका अहम हिस्सा है। यहाँ पर क्या है, अगर कीमत बढ़ेगी, ठीक है, तो एक इंडिविजुअल पे फर्क पड़ेगा। और जो दूसरा वाला हिस्सा है उसमें क्या है कि आय इसका अहम हिस्सा है। यहाँ पे आय की बात की जाती है। अब देखो कैसे होता है कि मान लो कि कीमत कैसे हिस्सा होगी कि एक व्यक्ति जो है उसके एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है और वो अपनी ही सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से अपने आगे खरीदने वाली वस्तुओं की कीमत को निर्धारित करता है। मान लो कोई इंसान 10,000 रुपये कमाता है तो वो 10,000 के हिसाब से खर्चा करता है, कोई 20,000 कमाता है तो वो 20,000 के हिसाब से खर्चा करता है। लेकिन जब हम माइक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं, यानी कि व्यापक अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर आता है आय, यह इसका अहम हिस्सा हुआ आय, यानी कि एक देश, क्योंकि देश जो होता है उसकी वो आय पे ही डिपेंड करता है कि किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है। अब आपको मान लो एकदम ऑफर मिल जाए कि आपको यूके या इंग्लैंड, सॉरी क्या कहते हैं, यूके चले जाएं या फ्रांस चले जाएं, जर्मनी चले जाएं या फिर यूएसए, इसमें से किसी भी एक देश की सिटीजनशिप आपको ऑफर की जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लेना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक है, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसीज अच्छी हैं और साथ में वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो भी हाई है। तो यही होता है एक मेजर इम्पैक्ट किसका, मैक्रो इकोनॉमी का। साथ में जो आपकी माइक्रो इकोनॉमी यानी कि सूक्ष्म इकोनॉमी जो है वो मांग और पूर्ति से संबंधित रहती है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं। डिमांड और सप्लाई को वो पकड़ के चलती है। अब ये डिमांड और सप्लाई को जब पकड़ के चलती है, जैसे कि मान लो कि प्याज, अभी आपने देखा था कि 200 रुपये किलो तक प्याज पहुंच गया था इंडिया में। अब एक बात सोचो, एक जगह प्याज 100 रुपये किलो है, एक जगह 200 रुपये किलो, ऐसा हो सकता है, जबकि प्याज पूरे देश में बढ़ रहा है। अब प्याज का इम्पैक्ट क्या पूरे देश में पड़ सकता है? तो मैं बोलूँगा नहीं, प्याज का इम्पैक्ट कभी पूरे देश में नहीं पड़ सकता, क्योंकि कुछ लोग, जैसे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी बोला था कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं प्याज ही नहीं खाती, ठीक है। तो ये कह देना भी अच्छी बात नहीं है हालांकि। लेकिन एक बात सोचो, हमें किसी भी पॉलिटिकल उसमें नहीं घुसना है, यहाँ पर सिंपल सा एजुकेशन सिस्टम है बस। एक बात सोचो कि अगर जो प्याज है उसको हम पूरे देश पे इम्प्लीमेंट करवा दें, और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि कुछ लोग प्याज खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, लेकिन जो लोग खाते हैं वो इंडिविजुअल यूनिट पे होता है। भाई एक घर में ही ऐसे लोग मिल जाते हैं कभी कभी कि एक प्याज खाता है, एक प्याज नहीं खाता। तो इसलिए बहुत बात की गई इसको किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डालने की, कि मांग और पूर्ति। अब एक बात सोचो कि अगर एक घर में 8 सदस्य हैं तो 8 सदस्यों की पसंद अलग अलग होगी, उन सबकी ज़रूरतें अलग अलग होगी, ठीक है। तो उन्हीं पसंद के हिसाब से और उन्हीं ज़रूरतों के हिसाब से उनको सप्लाई करानी होती है, ठीक। अगला है
जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, ये कुल मांग और कुल पूर्ति के नियम पर निर्भर करेगा। कैसे करेगा? एग्रीगेट डिमांड, यानी कि अगर मान लो कि पूरे देश में पेट्रोल के लिए, पेट्रोल की अगर हम बात करें, पूरे देश में पेट्रोल की खपत चाहिए, ठीक है। अब पेट्रोल की खपत चाहिए, उसके लिए मैं क्रूड ऑयल लेना पड़ेगा। अब कल को एक व्यक्ति उठ के बोले भाई मुझे पेट्रोल नहीं चाहिए कल से, तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को पेट्रोल नहीं चाहिए तो हम उसके लिए वहाँ पे बोल दे भैया हमारे एक व्यक्ति कट हो गया और हमको इतना पेट्रोल, आप 1 लीटर पेट्रोल में कम बेचो, तो कहेगा पागल हो गया क्या भैया 1 लीटर पेट्रोल कम बेचो, बोले भाई एक व्यक्ति लेने मैं 1 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा क्यों लूँ? तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पूरे देश को देख के बात की जाएगी और एक अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, एक अनुमान के हिसाब से चलती है। अब अगर बात करें इनके फादर की, इनके जनक की, तो जो मैक्रो इकोनॉमी है, माइक्रो इकोनॉमी, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसके जनक है एडम स्मिथ, और जो मैक्रो इकोनॉमी यानी कि व्यापक अर्थशास्त्र जो है, इसके जनक है J.M. केनेस, ठीक है। अब J.M. केनेस इसके जनक हैं। आगे अगर बात करें, देखो एक नाम है रेगनर फ्रिज, ठीक है, रेगनर फ्रिज। 1933 में रेगनर फ्रिज ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिया था। और ये 2 भाग कौन कौन से थे? एक था माइक्रो इकोनॉमी और एक था मैक्रो इकोनॉमी, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र, इन 2 पार्ट में बांटा गया था। तो आई होप आपको एक क्राइटेरिया समझ में आएगा। आगे कुछ और चीज़ समझते हैं। देखो पहले देख लो, रेगनर फ्रिज ये थे 1926, और क्या कहते हैं 1969 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। और इनका ईयर और एंड देख सकते हो आप। तो ये बात ध्यान रखना कि क्या कहते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बता दें कि रेगनर फ्रिज कौन है और उससे आप आइडिया लगा सकते हो, इसलिए इसमें डिटेल हम डिस्कशन नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। अब अगर आगे देखें तो यहाँ मैंने 3 कैटेगरी बांटी है। एक कैटेगरी बांटी मैंने माइक्रो, एक कैटेगरी मैंने बांटी है मेसो, एक बांटी है मैंने माइक्रो, ठीक है। अब मैक्रो और माइक्रो तो आपने सुनी है अभी, सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र आपने सुना। अब ये बीच में एक और चीज़ कहाँ टपक गई भाई, मेसो, ये क्या है? तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए पहले क्या है, माइक्रो में क्या क्या आएगा। देखो माइक्रो में आता है आपका विजन, मिशन, स्ट्रेटजी, सोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं आप इंडिविजुअल की, समझ रहे हो ना, क्योंकि एक इंडिविजुअल व्यक्ति का विजन होता है कि भाई मेरे को ऐसे चलना है, उसका एक मिशन होता है मेरे को ये प्राप्त करना है, इतना खर्चा मेरा इसमें लगेगा, ये सब प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्रोसेस उसका क्या होगा, ये सब आता है आपका माइक्रो इकोनॉमी में। अगर हम बात करें इससे थोड़ा सा ऊपर जाकर मैसो इकोनॉमी, हालांकि माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी जो है उन दोनों के बीच का ही आता है कौन सा, मैसो इकोनॉमी, क्योंकि दोनों में डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। और डिमांड और सप्लाई मैसो इकोनॉमी के खास की पॉइंट होते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, स्ट्रेटजी कैसी है, कॉम्पिटिटर है कि नहीं, प्रपोजिशन है कि नहीं, ये सब इसमें देखा जाता है। इसके बाद अगर बात करें पूरे देश को लेकर के तो आती है आपकी मैक्रो इकोनॉमी। अब मैक्रो इकोनॉमी सबसे पहले हम देखते हैं क्या, सोशल डेवलपमेंट, यानी कि समाजवाद की कितनी बात करते हैं इकोनॉमी के अंदर। और वैसे भी इकोनॉमी में 3 टाइप और होते हैं, एक होता है सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, एक होता है कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद, और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो इन तीनों को मिला करके, यानी कि सोशल इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि आप पहले सोशलिज्म के बारे में सोचते हो, समाज के बारे में पहले सोचोगे, यहाँ पे आपको पूंजी से कोई मतलब नहीं होता। और कैपिटलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे आपको पूंजी से मतलब होता है, समाज से कोई मतलब नहीं है, जो कमाना चाहे कमाए, जो ना कमाना चाहे ना कमाए, ठीक है। और मिक्स इकोनॉमी क्या है कि भाई इन दोनों का मिला जुला रूप है, कि इन दोनों को मिला करके आपकी बनती है क्या, मिक्स इकोनॉमी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे, मैंने मैक्सिमम बच्चों को बताया था कि मिक्स इकोनॉमी को सबसे पहले अडॉप्ट करने वाला देश कौन सा था, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं कि मिक्स इकोनॉमी को सबसे पहले अडॉप्ट करने वाला देश कौन सा था, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है, एक बात सोचो कि जब आप बात करो टेक्नोलॉजी की, मान लो अगर आप 4G के समय में, अभी तो सबके पास में 4G होगा मेरे हिसाब से, भाई 4G में तो आप जी रहे हो, लेकिन कोई ऐसा बंदा आपको मिल जाए 2G हो, इसका मतलब क्या, उसका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है अब तक, ठीक। कल को मान लो आप बात कर रहे हो, अभी आप उसमें घुसे हुए हो, तार वाला फोन होता है घर पे जो रखते हैं, घर पे रखने वाला फ़ोन है, फिर वो ईंट के ऐसे बड़ा सा फ़ोन आता था, तो ये क्या है, क्यों, पुराने ज़माना है। और अब आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके, अब आप स्मार्टफोन के थ्रू पढ़ लेते हो, अब आपको पढ़ने के लिए बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कंप्यूटर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अब आप स्मार्टफोन से पढ़ सकते हो। फिर है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे, कि देश की अर्थव्यवस्था क्या ही चल रही है, वहाँ पर रिसेशन कब कब आ रहा है, कब कब उसकी GDP ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, कब कब घट रहा है, ठीक है। उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है और कैसे वो वर्क कर रहा है, कैसे पर कैपिटा इनकम उसमें जनरेट होती है। उसके ही अगला इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि
जो आपका सोशल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, इन सबका कहीं ना कहीं रिलेटेशन बन जाता है जाकर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट से। क्योंकि आप अगर मान लो बड़ी बड़ी उद्योगिक इकाइयाँ तो लगा दो, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आप डेवलप कर दो, लेकिन जब उसका होने वाला पॉल्यूशन होगा डिफरेंट टाइप का, तो वो क्या करेगा, आपके स्वास्थ्य को और आपके पर्यावरण को हानि पहुंचाएगा। तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। इसके लिए आप जानते होंगे कई प्रकार के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसें भी होती रहती हैं, ठीक है, तो उसमें उसको देखा जाता है। तो ये बात भी मतलब मुद्दे वाली है। अगला आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट में ऐसा नहीं कि आपने पॉलिटिकल पार्टी बना दी, इलेक्शन के वाली काम खत्म हो गया, नहीं। देखना पड़ता है कि जो आपके देश में बनने वाली पार्टी है वो आपको कितना फ्रीडम देती है, डेमोक्रेटिक बिहेवियर आपसे वो कितना करती है, कहाँ कहाँ पे लोग इस्टेब्लिश हैं, ठीक है। और जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि एमपी में क्या हुआ, सरकार गिरा दी गई। अभी महाराष्ट्र में सरकार गिराने के चांसेस हैं। इससे पहले भी और जगह पे कई बार हुआ है, और इससे पहले मतलब 1950 से हम देखें तो कई बार होता हुआ है। 1951 सॉरी, क्योंकि 51 में पहली बार इलेक्शन हुए थे, 51 से कई बार होता हुआ है। तो इस प्रकार से देखना पड़ता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी आपका वहाँ कैसा है। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम आपका फर्स्ट चैप्टर आज हमारा क्या है, बजट एंड टैक्सेशन, यानी कि बजट और कराधान। तो बजट और कराधान को समझते हैं कि बजट और कराधान कब कब आया, कैसे कैसे आया। देखिए बजट आखिर है क्या, बजट और कराधान। बजट और कराधान को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक करते हैं हम इनकम में और एक करते हैं हम एक्सपेंडिचर में। अब जब इनकम और एक्सपेंडिचर में हम इसको डिवाइड करते हैं तो इनकम में पहले देखते हो कि एक्सपेंडिचर तो खर्चा ही हो गया, व्यय हो गया वो तो, लेकिन हम देखेंगे इनकम कैसे कैसे आती है। मेन सोर्स जो होता है बजट का वो होता है इनकम। तो भैया एक बात बताओ, पैसा अगर आपके पास आ जाए तो आप खर्चा तो कहीं भी कर सकते हो, लेकिन मुसीबत कहाँ होती है, मुसीबत होती है ना कि पैसा कमाने में। घर वाले डायलॉग मारते हैं ना कि बेटा कभी 2 रोटी कमा कर देखो, 2 पैसे कमा कर देखो, तब पता लगेगा। तो ऐसे ही होता है। तो इनकम, आय की हम यहाँ बात करते हैं। तो आय को हम 2 क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। एक होता है रेवेन्यू इनकम और एक होता है कैपिटल इनकम, यानी कि राजस्व आय और पूंजीगत आय, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। राजस्व आय यानी कि रेवेन्यू इनकम जो है उसमें एक आएगा टैक्स कर, एक आएगा नॉन टैक्स कर। टैक्स कर में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों को अभी हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। कैपिटल इनकम में हम केवल बात करते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी की और एसेट की, कि हमारी वित्तीय कर्ज क्या है, उनकी देनदारी कैसे है, ठीक है, परिसंपत्तियों के बारे में। चलिए शुरू करें आगे। तो देखो एक बात ध्यान रखना, ये बैलेंस आपको दिख रहा है कि ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या, बजट और एस्टीमेट है यहाँ पर। बजट और एस्टीमेट अगर बैलेंस नहीं हुआ तो फिर वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर आपका मान लो खर्चा ज़्यादा कर दिया आपने और पैसा इतना पीछे है तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा, और कर्जा लोगे तो भैया फिर कर्जे में चले जाओगे, तो बजट डेप्रिशिएट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखा जाता है, इसलिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं बजट क्या है। पहले एक बात जान लो बजट को शुरू करने से पहले, कि बजट जो है उसको हमने फ्रेंच भाषा के शब्द बगट से लिया हुआ है। बगट एक शब्द है फ्रेंच भाषा का, बगट। इसका मतलब होता है लेदर बैग, यानी कि चमड़े का थैला। आपने देखा होगा कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कई बार एक ब्रीफ केस लेकर चलते हैं, ठीक है, और उससे ही आप बजट पेश करते हैं। लेकिन पिछले 2 साल तक आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमन जी ने स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज कर दी है, और क्या लेकर आई हैं, वो एक पोटली लेकर आई हैं, ठीक है, कि भाई पोटली आई है, पोटली में क्या क्या लाई हैं। तो वो अलग बात है कि पोटली में किसी के लिए कुछ निकले, किसी के लिए कुछ ना निकले, क्योंकि देखिए बजट है तो किसी के लिए कुछ तो निकलेगा और किसी के लिए कुछ भी नहीं निकलेगा, तो ये सब तो चलता रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या क्या है बजट के। तो एक बात समझ लो कि आर्टिकल 112 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बजट जैसा शब्द नहीं है, वहाँ पे बजट शब्द नहीं है, वहाँ पे जो शब्द है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अनुच्छेद 112 में क्या किया गया, बजट शब्द की जगह पे वित्तीय वार्षिक विवरण या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण को जगह दी गई है। अगर कहीं पर भी आपसे पूछा जाए कि भैया 112 में बजट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो कतई ना, बिल्कुल नो, सीधा आंसर गलत कर देना उसको, ठीक है ना, क्योंकि वार्षिक वित्तीय विवरण का ही जिक्र किया गया है। हमारा पहला बजट जो आज़ाद भारत का पेश किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1947 को, जो कि R.K. शनमुगम चैटर्जी जी के द्वारा घोषित किया गया था, ठीक है। अब जब तक तो वैसे तो हमारी संविधान सभा तो बन चुकी थी 26 नवंबर 1947 तक, ठीक है, लेकिन हमारा संविधान पूरी तरह से नहीं बना था और ना ही देश में पहले इलेक्शन हुए थे। कॉमन सेक्शन में आप बताएंगे 2 चीज़ें, ध्यान सुन लीजिएगा, कि देश में पहले इलेक्शन कब हुए और हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, ठीक है। तो 26 नवंबर का याद रखना कि 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुगम चैटर्जी के द्वारा हमारे देश का
पहला बजट घोषित किया गया और ये आज़ाद भारत का पहला बजट था, क्योंकि 1947 में हम लोग 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो चुके थे। अब देखो बजट का मतलब क्या है समझ लो। बजट का मतलब है कि आने वाले वित्तीय वर्ष का अनुमानित आय और खर्च बजट कहलाता है, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल इनकम। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है, ये बात ध्यान रखना, ये कभी भी फिक्स नहीं होता, एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड क्यों होता है? एक बात सोचो कि आपने मान लो एक जॉब पकड़ ली, ठीक है, और जब आप जॉब करते हो तो आपको पता होता है कि मान लो कि 20,000 रुपये की सैलरी आपको आनी है, ये आपको पता होगा। लेकिन क्या भारत सरकार जो है, पूरा देश जो है, वो कहीं जॉब करता है? वो तो कहीं जॉब नहीं करता। तो उनको अनुमान होता है कि मान लो उन्होंने अनुमान लगा कि 4 लाख करोड़ रुपए इस बार आएगा। ठीक है, और कहीं से कोई विपदा आपदा आ गई, जैसा अभी चल रहा है कोविड-19, जिसमें कि अब बात किया रही है कि जीडीपी माइनस में चली जाएगी। ठीक है, अब आपदा विपदा आ गई तो 4 लाख करोड़ तो भूल जाओ, 4 लाख रुपए ना मिले तो इसमें क्या होगा? केवल अनुमान किया जाता है कि भाई हमें इतना पैसा मिल सकता है और हमें उस हिसाब से इतना खर्चा करना है। ठीक है, अगर ज़्यादा मिल गया, भाई मान लो अगर उन्होंने 3 लाख करोड़ की गवर्नमेंट स्कीम अनाउंस कर दी, पता लगा 2.5 लाख करोड़ रुपया आया, तो क्या करेंगे? वो कर्जा लेंगे। और ये बहुत गलत बात होती है कर्जा लेना, लेकिन लेना पड़ता देश को चलाने के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कैसे बढ़ते हैं कि हम लोग बजट को एक अनुमानित वो लगा कर हर साल बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अगर बजट की बात करें तो बजट की जो बात कर रहे हैं, हालांकि बजट को देखते हुए हम एक बात ध्यान रखेंगे कि आपने अगर सुना होगा, देखो 1990 का इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ इसको, इससे एक अनुमान लगा। देखो बजट में भी हमारा क्या हुआ है कि इससे पहले वाला जो बजट था हमारा, उसमें निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है और 2024 तक हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, बनना भी चाहिए और ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी अगर बन गए तो। ऐसे ही 1990 में आपने सुना होगा कि देश में पहला इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जब हमारी हालत बिल्कुल ही खस्ता हो गई थी, बिल्कुल बेकार हो गई थी और हमारे पास केवल रिजर्व में इतना पैसा बचा था कि जिससे हम अपने देश का केवल 3 दिन का खर्चा चला सकते हैं। गोल्ड हमारे पास था लेकिन उसका ऐसे बेच नहीं सकते थे हम। और हमने फिर क्या किया, वर्ल्ड बैंक को कॉल किया और IMF से मिले कि भैया दे दो उधार। उन्होंने बोला ना भैया हम तो ना देंगे उधार, किस शर्त पे दे आपको उधार। तो फिर बात हुई कि चलो भैया हम कुछ तो करते हैं, और फिर क्या कहते हैं, रिजर्व में रखा गया क्या, IMF के पास हम लोगों ने अपना जो गोल्ड था उसको रखवा दिया कि भैया कुछ गोल्ड आप रख लो, हमें इतना पैसे दे दो। वर्ल्ड बैंक के पास रखवाया, ब्रिटेन के पास रखवाया, USA के पास रखवाया, इन सब के पास अपना हमने गोल्ड रखा, क्योंकि इनको सिक्योरिटी चाहिए थी कि भारत बर्बाद हो गया तो हमें हमारा पैसा मिल जाएगा इस गोल्ड को बेच करके। तो इन्होंने हमें पैसे दे दिया और हमारे उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर बने कौन, 1991 में मनमोहन सिंह। ठीक है, अब मनमोहन सिंह जी आए और वो लेकर के आगे स्कीम कौन सी, LPG की स्कीम। LPG स्कीम ले आए और LPG की फुल फॉर्म आप मैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं बहुत लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। अब LPG की स्कीम ला करके और उन्होंने क्या किया, अब देखो देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन तक पहुँचा दी। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह चली है। अब बात करते हैं, अब हम आपको देखो जो हमारा इनकम है, यानी कि हम बजट की बात कर रहे हैं, अभी हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड इनकम की, यानी कि अनुमानित आय की। तो अनुमानित आय में जो हम आय है वो कहाँ से हम लेते हैं, तो आय को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। अब 2 पार्ट में जब आय को बांटते हैं, किसी कौन से पार्ट है, पहला है उसका कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम यानी कि पूंजी आय, वे सारी आय जो या तो कर्जे बढ़ाएंगे या फिर परिसंपत्तियां कम कर देंगी, उनको हम कहते हैं क्या, पूंजी आय। ऑल दूज इनकम विच either इंक्रीज फाइनेंशियल लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या खास है, कैसे हो सकता है, सिंपल सी बात है। एग्जांपल यहाँ पर मैंने रखा है कि बोरोइंग ऑफ लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि सरकार का उधार मांगना और विनिवेश करना। अब ये क्या समस्या है ये समझ लो पहले कि सरकार का उधार मांगना कैसे होता है। देखो जैसा आपने देखा होगा कि घर में कभी कभी आप लोगों को जरूरत पड़ जाएगी, यार दोस्त आज 500 दे दे, कल 1000 दे दे, ठीक है, आज तू ले ले, कल मुझसे मुझे दे दियो। तो इस प्रकार से कभी भी आए पड़ सकते, तो भैया गवर्नमेंट को क्यों नहीं पड़ सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 लाख करोड़ का खर्चा है, मान लो 3 लाख करोड़ का ही इनकम जनरेट हो रहा है, तो 1 लाख करोड़ तो कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो उसके लिए सरकार 2 ही काम करती है, या तो वो सरकार उधार मांगेगी, और उधार वो किससे मांगेगी, वर्ल्ड बैंक, IMF। ऐसा IMF से कम मांगती है, IMF से 1990 में मांगा था, उसके बाद नहीं मांगा। ठीक है, वरना और कोई होगा, जैसे कि कोई और सरकार, US गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट, इन सबसे ले लेती है। एक टर्म होता है विनिवेश करना, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करना। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है
कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PSU, ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है इनके शेयर को मार्केट में बेच देना। यानी कि जैसा भी आपने सुना होगा LIC है, ONGC है, तो LIC क्या किया गया, LIC का कुछ प्रतिशत शेयर को मार्केट में बेच दिया गया, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्ट। LIC जब तक डिसइन्वेस्टमेंट में आती रहेगी जब तक 51% शेयर जो है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगा। जिस दिन 51% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेच दिया, यानी कि गवर्नमेंट या तो 50% की या 49% की मालिक हो जाए, ठीक है, उस दिन LIC का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि अगर 49% जो शेयर, यहाँ नहीं लगता मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर 49% शेयर गवर्नमेंट के पास है तो ही उसका होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर 50% शेयर कंपनी के पास है और 50% शेयर ही गवर्नमेंट के पास है तो भी वो कंपनी प्राइवेट में चली जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है विनिवेश करना। अगला टर्म है रिवेन्यू इनकम। अब रिवेन्यू इनकम क्या है, इसको बोलते हैं राजस्व आय। वे सारी आय जो ना तो कर्जे बढ़ाए ना परिसंपत्तियां कम करे, यानी कि ऑल दोस इनकम विच नाइदर इंक्रीजेस फाइनेंशियल लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। अब यहाँ पे एक खास बात क्या है, ये क्या हो सकता है, बिना कर्जे बढ़ाए ना ही परिसंपत्ति कम करे, तो इनके भी दो प्रकार हैं। एक हो गया नॉन टैक्स और एक हो गया टैक्स। ये लोग तो आप ही भरते हो। नॉन टैक्स क्या क्या होते हैं, नॉन टैक्स में आता है इंटरेस्ट। कभी आपने सुना है कि भैया मान लो आपने लोन लिया, लोन के ऊपर ब्याज लगता है, वो बोलते भैया ऐसा ये ब्याज जो है इसके ऊपर मैं एक और ब्याज लगाऊंगा, फिर उसके ऊपर मैं एक और ब्याज लगाऊंगा, फिर उसके ऊपर मैं एक और ब्याज लगाऊंगा। तो आप बोले पागल है, मेरे को चूस के खा जा तू ही, फिर मेरे को देता है कि मैं कमाऊंगा क्या, ठीक है। तो ब्याज पे ब्याज नहीं होता। एक बार चक्रवृद्धि ब्याज की बात आती है वो अलग होता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि आप एक के ऊपर एक ऊपर। तो इंटरेस्ट जो होता है, मतलब आप चक्रवृद्धि ब्याज तो एक प्रकार से लगा सकते हो, लेकिन आप उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा सकते, समझ रहे हो ना। कि मान लो कि आपने कोई ब्याज कमाया तो बोला कि इस पर भी टैक्स लो, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक होता है डिविडेंड पे नहीं दे सकते, एक होता है फी, आप फी भरते हो, फी पे कोई लगता थोड़ी। एक होता है फाइन, फाइन पे कोई GST नहीं लगता। कल को पता लगा आपको किसी ट्रैफिक वाले ने रोक लिया कि भैया लाओ हेलमेट नहीं है, 500 रुपये कटाओ पर्ची, तो बोला भैया लो 500 रुपये। बोला क्यों 500 क्यों दे रहा है, 500 पहले तो 18% GST दो या फिर 28% GST दो, क्योंकि आपको तो लग्जरी आइटम में आ गए। बोला भैया आज हेलमेट लग्जरी आइटम है, तो ऐसा हो सकता है। रेलवेज, तो ये सब हो गए नॉन टैक्स वाले आपके। और टैक्स तो आपको पता है कि जो कर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमी में टैक्स को दो प्रकार से बांटा गया है। अब ये दो प्रकार कौन सा टैक्स का, ये हमें देखना है। पहले आता है इसमें डायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर इसको हम बोलते हैं। वे सारे कर जिसे देने का बोझ हम किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाल सकते, ठीक है। यानी कि ये गैर हस्तांतरणीय है, नॉन ट्रांसफरेबल है, ठीक है। ऑल दोस टैक्स वेयर लायबिलिटी टू पे टैक्स इज नॉट शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। अब ये कैसे संभव है, ये सोचो। देखो ये सिंपल सी बात है एक बहुत ही, कि मान लो आपकी सैलरी है, आप एक जॉब पे लग गए और आपको सैलरी मिल रही है। सैलरी कितनी मिल सकती है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, इतनी आपको सैलरी मिल रही है। और आप बोलो कि भैया टैक्स के टाइम पे मेरे से मत काटो, मेरे दोस्त से ले लो टैक्स, वो भी बहुत कमाता है। वो बोले भैया सैलरी तो हमने आपको दी है, तो जिसके ऊपर सैलरी है उसी को ये टैक्स पे करना पड़ेगा। ये होता है डायरेक्ट टैक्स। आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते चाह करके भी। चाहते तो आप बहुत है ट्रांसफर करना है, तो सब जानते हैं भाई, कोई इंसान चाहेगा कि वो टैक्स दे, लेकिन आप लोग सब चाहते बहुत हैं, लेकिन चाह से क्या होता है, कुछ नहीं होता चाह से। तो ये क्या है, गैर हस्तांतरणीय है, ठीक। अब इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और मजे की बात क्या है, देखो CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कलेक्शन के लिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर को जमा करने के लिए जिम्मेदार है। ये बात ध्यान रखना, कौन है, CBDT शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। इसमें आता है वे सभी प्रकार के कर जिन्हें देने का बोझ हम किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल सकते हैं, यानी कि हस्तांतरणीय है, ट्रांसफरेबल है। तो ट्रांसफरेबल है का मतलब, मान लो कि आप 2 जने बैठ करके एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी रहे हो, और कॉफ़ी के साथ में आपने कुकी भी मंगा ली, खाओ भैया क्या फ़र्क पड़ता है, बिल आ गया। अब बिल देख करके दोनों ने बोला कि चल एक काम कर, तू भर दे आज, मैं अगली बार दे दूंगा। तो इसका मतलब आपका खाने पीने का सहित में जो उस पर टैक्स लगा वो भी आपके दोस्त ने भरा कि नहीं भरा, ठीक है। और लड़के तो हमेशा भरते हैं बेचारे। जब भर दिया तब आपको क्या पता लगा कि उसने आपसे अपना टैक्स भरवा लिया, ठीक है। हालांकि बाद में देना दे वो अलग बात है, लेकिन आपने अपने टैक्स को किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र कर दिया। ये ट्रांसफ़र हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स जो है, क्योंकि ये आपके अकाउंट से सैलरी डायरेक्ट नहीं कटता। अब इसमें क्या खास बात है
कि बनाई गई इसके लिए CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ये अप्रत्यक्ष कर को जमा करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब एक स्लैब में आपको दिखा रहा हूँ टैक्सेस के बारे में, उनको अच्छी तरह देख लो। देखो टैक्स में क्या है कि डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से, यहाँ पर उसका वो दे रखा है। तो डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा आएगा आपका, इनकम टैक्स जो आपकी आय पर लगने वाला कर है, कॉर्पोरेट टैक्स भी इसी में आता है, गिफ्ट टैक्स भी इसी में आता है, कैपिटल गेन टैक्स भी इसी में आता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी इसमें आता है, और भी बहुत सारे टैक्स आते हैं, लेकिन उतने सारे की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही जरूरी है। इसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स को इसी के अकॉर्डिंग दो पार्ट में बांट दिया गया है। दो पार्ट कौन कौन से हैं, पहला है टैक्स ऑन सर्विस, दूसरा है टैक्स ऑन गुड्स। अब देखो टैक्स ऑन सर्विस में क्या है कि सर्विस टैक्स, यानी कि आपको जो भी सर्विस दे रहा है उस पर टैक्स। एक है स्वच्छ भारत सेस। ठीक है, अब स्वच्छ भारत सेस जो होता है ये कैसे होता है, मान लो कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले कि भाइयों बहनों भारत साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपने बोला जी बिल्कुल होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, भारत साफ करो, क्यों नहीं करोगे, बोला ठीक है, तो ये लो पकड़ो 0.05% स्वच्छ भारत सेस। अब जो स्वच्छ भारत सेस आपके ऊपर लगेगा, इसका क्राइटेरिया क्या होगा कि आपको देना ही पड़ेगा, यानी कि आप जब भी सामान खरीदोगे GST के साथ में ये अलग से आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद होता है कृषि कल्याण। मोदी जी फिर बोले किसानों का कल्याण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोले बिल्कुल होना चाहिए, आप बिल्कुल करो जी। तो बोले एक काम करो, ये लो पकड़ो 0.05%, बोला यार कमाल हो गया। तो इस प्रकार से दो सेस आपके ऊपर लगा दिए। अब एक और बात, इस बार दो नए सेस और इंट्रोड्यूस किए हैं, वो कौन कौन से, एजुकेशन वाला एक किया गया एजुकेशन के लिए, ठीक है, और एक और किया गया जो साथ में हेल्थ के लिए, क्योंकि भाई इंसान बीमार भी जरूर पड़ेगा और इंसान पढ़ेगा भी जरूर। अब एक बात सोचो, जहाँ एजुकेशन हम फ्री की बात कर रहे हैं, हेल्थ की दिल्ली गवर्नमेंट एजुकेशन फ्री कर रही है, हेल्थ फ्री कर रही है, ठीक है, लेकिन अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ के लिए क्या किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि आपके ऊपर एक सेस इंक्लूड कर दिया, ठीक है, और भी कई प्रकार की चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं, और भी आकर देख लेंगे। फिर आता है टैक्स ऑन गुड्स, सर्विस का हम देख लिया, गुड्स पे क्या है वैट। तो वैट होता है वैल्यू एडिड टैक्स। ये क्या होता है कि ये स्टेट में अलग से लगाया जाता है। इसके बाद अगर सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, ऑक्ट्री, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, वेल्थ टैक्स, और भी कई प्रकार के क्राइटेरिया बनाए गए हैं। तो ये होता है गुड्स के ऊपर लगने वाला टैक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का ये लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। इससे आगे का लेक्चर हम आगे पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड